हेलो दोस्तों, आज से हम एनसीईआरटी की क्लास चालू करने जा रहे हैं जो हम छठवीं से लेकर 12वीं तक आप लोगों को बताएंगे। और इस शुरू में हम हिस्ट्री बताने जा रहे हैं, धीरे धीरे सारे वीडियो हम लेकर आएंगे। तो चलिए चलते हैं, इसका पहला लेक्चर देखते हैं। पहला पार्ट है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो हम अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं। अतीत का मतलब होता है दोस्तों, अपने पीछे के बारे में जान सकते हैं। जैसे हम क्या लोग हम क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। इन सब जानकारियों से हम अपने अतीत के बारे में पता कर सकते हैं कि हमारे अतीत में क्या हुआ था, लोग कैसे रहते थे, किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे। अब हम देखते हैं लोग कहाँ रहते थे। तो नर्मदा नदी के बारे में यदि हम देखें तो कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब जो इकट्ठा करके रखते हों, चीज़ें अपने पास जमा करके रखते हों, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे, यानी इकट्ठा करके रखते थे। और वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे ताकि अपना जीवन यापन कर सकें और अपने भोजन की व्यवस्था कर सकें। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं, यानी उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि विंध्य पहाड़ी सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया, तो विंध्य में। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियाँ। सिंधु नदी के बारे में हमें पता करना और इसकी सहायक नदी के बारे में। तो सहायक नदियाँ क्या होती है? सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन गंगा की एक सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र, यानी गंगा के दक्षिण में सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। आइए देख लेते हैं एशिया, जो आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका इतने जो हैं, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। लोग यात्रा करते थे, जिससे लोगों को ये पता चला कि वे कैसे हैं, किस तरह रहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते थे। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। लोग जब एक दूसरे से मिलना चालू किए तो वे एक दूसरे के बारे में जानना शुरू कर दिए कि वो लोग कैसे रहते हैं, किस तरह खाते हैं पीते हैं, उनका रहने का तरीका क्या है। इससे एक दूसरे को जानने में मदद मिली। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से लिया गया है। इंडिया शब्द कहाँ से लिया गया है दोस्तों? इंडस से निकाला गया है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद वेदों में सबसे पुराना वेद है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा।
अब ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। पांडुलिपि क्या होता है दोस्तों? तो पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए यह ताड़ के पत्तों को काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी गई, जिस चीज़ को हम हाथ से लिखते हैं तो उसे पांडुलिपि कहा जाता है। भुर्ज पेड़ की छाल पर बनी एक ऐसी पांडुलिपि देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, जिसपे हाथ से लिखी गई कुछ कृतियाँ लिखी गई हैं। आइए अतीत के बारे में जानते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। हमें कई पुरानी पुस्तकें प्राप्त हुई है, जैसे कई तरह से ग्रंथ प्राप्त हुए जिसे पढ़कर हमें जानकारी प्राप्त होती कि पहले के लोग कैसे जीवन व्यतीत करते थे। ये पुस्तकें हाथ से लिखे होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट दोस्तों, मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि, जो लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ है हाथ से लिखना। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। दोस्तों भुर्ज के पेड़ के पत्ते हमें कभी कभी अपने घरों में पूजा पाठ के लिए उपयोग करते हैं, आपने देखा होगा। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। दोस्तों विहार वे स्थान है जहाँ पर पूजा पाठ करने वाले लोग विश्राम करते हैं, और चैत्य उन्हें कहा जाता है जहाँ पूजा पाठ किया जाता है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। दोस्तों वे पत्थर और धातु पर इसलिए लिखे जाते थे ताकि वे काफ़ी समय तक रह सके और काफ़ी समय तक उनका क्षरण न हो सके। कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है, यानी इनके बारे में जो व्यक्ति जानकारी उत्पन्न करता है और अध्ययन करता है, उसे पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष यानी बचे हुए भागों को, चित्रों को तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं, जो बाएं तरफ है यह एक प्राचीन नगर से प्राप्त एक पात्र है। ये जो बाएं तरफ आपको दिख रहा है दोस्तों, प्राचीन नगर से प्राप्त एक पात्र है जो 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं तरफ जो है एक पुराना चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ है। यह दाएं तरफ पुराना चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, यानी जो पुरानी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं और लोगों को उनके बारे में बताते हैं, उन्हें इतिहासकार कहा जाता है। यानी जो इतिहास के बारे में अध्ययन करें, जो पुरानी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें, बताएं, लोगों को जानकारी दें। तिथियों का क्या मतलब होता है? तिथि यानी वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी जिस दिन ईसा मसीह की जन्म हुई थी उस दिन से तिथि ज्ञात की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद, ईसा मसीह के जन्म के जो पूर्व के जन्म के 2000 वर्ष के बाद है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ, दोस्तों मैं उसी लाइन को डबल बोल दिया। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जो सभी तिथियाँ ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इतिहास और तिथियाँ, आइए देखते हैं इतिहास और तिथियों के बारे में। अंग्रेजी में BC और हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व होता है। कभी कभी हम तिथियों से पहले AD यानी हिंदी में ईस्वी का शब्द लिखा पाते हैं। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। तो CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले है। अब देखते हैं अन्यत्र यानी और चीज़ें देखते हैं। तो अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 पुरुष यहाँ राजा और रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे
उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में लिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। दोस्तों पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है। आइए दूसरे चैप्टर पर चलते हैं। दूसरे चैप्टर है आरंभिक मानव की खोज, यानी आरंभिक मानव की खोज यानी हम मनुष्यों की खोज के बारे में पता यहाँ पर करेंगे। तो आइए देखते हैं आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे, क्या वजह थे जो आरंभिक मानव यहाँ से वहाँ आते जाते रहते थे। तो जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाने जाते हैं। आखेटक यानी शिकार करने वाला, खाद्य संग्राहक यानी भोजन इकट्ठा करने वाला। आइए आगे चलते हैं। आरंभिक मानव के बारे में तो लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए थे ताकि लोग उसे शिकार कर सकें, भूमि खोद सकें और अन्य तरह तरह के काम अपने ला सकें। पत्थरों से बने औजार, ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार हैं जो दिखाए जा रहे हैं। ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार हैं। इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया, इन्हें और बाद में बनाया गया। इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। सॉरी दोस्तों, एक मिनट रुके रहिए। हाँ, इसमें नंबर दिया गया है। जो पहला देख रहे हैं क, यानी पहला जहाँ पर क लिखा हुआ है वो पत्थर से बने औजार, ये पत्थर से बने सबसे प्राचीनतम औजार हैं। ख जो आप देख रहे हैं इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया, यानी जो उसके बाद वाला। जहाँ पर ग लिखा हुआ है ये बने गए, ये बाद में बनाए गए हैं। और जो घ लिखा गया है ये लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। और यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं अंतिम में अंगा लिखा होगा, ये गुटिका यानी प्राकृतिक पत्थर है जो बनाए नहीं गए हैं, ये प्राकृतिक में इसी तरह बने हुए मिलते हैं। पत्थर के औजारों का उपयोग जो बाएं तरह दिखाया गया है, जो पत्थर को उपयोग, इनका उपयोग किया जाता था जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। और जो दाएं तरफ बने ये जो दिखाए गए हैं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए किया जाता था। आते हैं, जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। जहाँ पत्थरों से औजार बनाया जाता था उन स्थलों को उद्योग स्थल कहा जाता है। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे, ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। अब आज देखते हैं दोस्तों भीमबेटका के बारे में देखते हैं। तो भीमबेटका जो है ये आधुनिक मध्य प्रदेश, यानी जो इस समय जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर भीमबेटका है। आवासीय पूरा स्थल है, आवासीय पूरा स्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है जो नर्मदा घाटी के पास हैं। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। वे ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, मतलब अगले आने वाले चैप्टर में आपको पुरास्थलों के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। पाषाण औजारों का निर्माण, पाषाण यानी पत्थर से बने औजारों का निर्माण। पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे पत्थर से एक पत्थर का हथौड़ा जैसे इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते हैं, यानी डिजाइन निकाले जाते थे जब तक वांछित, यानी कि आप जिस तरह के आकार चाह रहे हो उस तरह का आकार आपको न मिल जाए। और दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था दबाव सल्क तकनीक, यानी इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ा नुमा पत्थर से सल्क निकालते हैं जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं आगे की खोज क्या है। कुरनूल गुफा के बारे में देखते हो तो यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आइए उस समय के जलवायु के बारे में देखते हैं, जलवायु किस तरह बदलती गई, पहले जलवायु किस तरह थी और आज किस तरह जलवायु है। तो इसी दौरान उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में जलवायु दोस्तों तरह तरह की जलवायु बदलती गई। कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है तो कहीं सूखा पड़ता गया, लोग एक दूसरे से स्थान से यहाँ पर वहाँ आने जाने लगे, अपने स्थान को बदलने लगे। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। नाम और तिथियों के बारे में देखते हैं तो हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण,
पूरा का अर्थ होता है पुराना और पाषाण काल होता है पत्थर के समय का काल। कहते हैं यह दो शब्द पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। यानी कि पर्यावरण का बदलाव जो हुआ था मध्य पाषाण युग में हुआ था। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए गए हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में हम नव पाषाण युग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। नव पाषाण युग का शुरुआत 10,000 साल पहले हुआ था। नव पाषाण का मतलब क्या होता है? तो नव पाषाण का अर्थ होता है नया युग। उस युग उस समय पत्थर का ही था, लेकिन पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यानी पाषाण काल का सबसे अंतिम चरण। अब देखते हैं शैल चित्रकला, इनमें से क्या पता चलता है हमें? तो कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से चित्र मिले हैं। ये देखिए चित्र मिले। शैल का अर्थ होता है पत्थर और चित्रकला मतलब उन पर बनाए गए, पत्थर पर बनाए गए चित्रों को हम शैल चित्रकला कहते हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया जाता है। कौन क्या करता था? मतलब अब आइए व्यवसाय के बारे में जानते हैं। लोग कौन सा व्यक्ति क्या करता था। एक मिनट दोस्तों, हमने पढ़ा है कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इनका ज्ञान नहीं है, लेकिन 2 बातें हो सकती हैं। महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यही संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और केवल कुछ पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में शुतुरमुर्ग यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि शुतुरमुर्ग, भारत में शुतुरमुर्ग की प्राप्ति कहाँ, कैसे पता चला कि भारत में शुतुरमुर्ग थे? तो भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से, यानी महाराष्ट्र में एक पटने नाम का पुरास्थल है जहाँ से हमें शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है, यानी इन अंडे के छिलकों पर कुछ चित्र बनाए गए थे, जिनसे हमें प्राप्त चलता है कि यहाँ पूरा पाषाण युग में शुतुरमुर्ग यहाँ पर निवास करते थे। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। अब आइए देखते हैं हुस्गी का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। हुस्गी एक पूरा स्थल का नाम है। यहाँ पर पूरा पाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। हुस्गी एक जगह का नाम है जहाँ पर पूरा पाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। अधिकांश और देखते हैं यहाँ पर जो औजार बने, अधिकांश जो पहले जो औजार बनते थे तो अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। आइए अन्यत्र यानी और चीज़ें देखते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं दोस्तों, जिस पे पत्थरों पे बैल नुमा आकृति बनाई गई है, यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों यानी त्योहारों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। दोस्तों दूसरा चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। आइए कुछ इसमें दूसरे चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जान लेते हैं। तो मध्य पाषाण काल युग 12,000 से 10,000 साल पहले, नव पाषाण काल युग 10,000 साल पहले, और पूरा पाषाण काल युग दोस्तों 12,000 से पहले का जो युग था वो पूरा पाषाण काल युग था। आइए तीसरा चैप्टर देखते हैं। भोजन के बारे में इसमें दिया गया संग्रह से उत्पादन तक। संग्रह यानी जुटाने से लेकर उत्पादन तक।
संग्रह से उत्पादन तक विभिन्न प्रकार के भोजन। आइए हम देखते हैं लोग उस समय किस किस तरह के भोजन करते थे। तो जिसमें सबसे पहले हम देखें खेती और पशुपालन की शुरुआत। लोग उस समय खेती की शुरुआत लोग करने लगे और पशुपालन यानी जानवरों को पालने का काम करने लगे थे। और सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि सबसे पहले कुत्ते को पालना शुरू किया गया। सबसे पहला जो जानवर पाला गया था वो कुत्ता था। बसने की प्रक्रिया क्या होती है, तो लोग पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को बसने की प्रक्रिया कहते हैं। अपनाए गए पौधे तथा जानवर, यानी इसमें जो पौधे और जानवर होते थे अक्सर जंगली जानवरों से भिन्न होते थे, और जो पौधे उगाए जाते थे वे पौधे जहरीले पौधों की अपेक्षा भिन्न होते थे, ताकि वे पौधे खाने के उपयोग में लाया जा सके। और वे पौधे इस तरह के होते थे जिसके दाने बड़े हों और वो अपने वृक्ष पर संभल सके, जैसे धान, गेहूँ, चावल, इस तरह के। उनके डंठल मोटे होने चाहिए। उन्हीं जानवरों को लोग आगे प्रजनन के लिए चुनते थे जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, यानी जिनसे किसी प्रकार का खतरा न हो। इसलिए पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर देखा जाए तो जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे छोटे होते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्तों के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। आइए देखते हैं कि नवीन जीवन शैली यानी एक नए जीवन जीने का तरीका क्या है। तो जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, यानी जानवरों को हम कह सकते हैं कि एक चलता फिरता खाद्य भंडार है, क्योंकि हम जानवरों को पालते हैं, हम कहीं भी उन्हें ले जा सकते हैं, जिससे हमें दूध प्राप्त हो, मांस प्राप्त होता है और कई तरह के उनसे चीज़ें, दूध से बनी चीज़ें प्राप्त होती हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में अगर हम जानें तो शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य जो हैं यानी सबूत पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। इनमें से सबसे रोचक बात हुई जले हुए अनाज के दाने के अवशेष मिले हैं, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ अनाज उगाया जाता था। आइए देखते हैं कि अनाज और हड्डियाँ यानी कि किस पुरास्थल पर कौन सा अनाज और पशु पक्षियों की सबूत मिले हैं, यानी कि उनका साक्ष्य मिले हैं। तो मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है वहाँ से गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी मिला है। कोल्डी हवा जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ से चावल, जानवरों की हड्डी मिले हैं। महागढ़ा भी उत्तर प्रदेश में, यहाँ भी चावल, मवेशी और मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं। गुफ क्राल जो आधुनिक कश्मीर में है, यहाँ से गेहूँ और दलहन मिले हैं। बुरझोम ये भी कश्मीर में है, यहाँ गेहूँ, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी मिले हैं। चिराज जो बिहार में, यहाँ से गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस और बैल प्राप्त हुए हैं। हल्लूर जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर प्राप्त हुआ है। पय्यमपल्ली जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर प्राप्त हुआ है। जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं, यानी यहाँ पर कुछ ही चीज़ों की लिस्ट दिया गया है। आइए अस्थायी जीवन को देखते हैं, यानी लोग अपना जीवन किस तरह अस्थायी तरीके से जीने लगे थे। बुरझहोम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, यानी घर जो गड्ढे के नीचे एक गड्ढा होता था उसमें नीचे घर बना था, यहाँ पर सीढ़ियाँ होती थी, लोग यहाँ से उतरकर घरों में जाते थे। आइए देखते हैं, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए उन्हें नव पाषाण युग माना गया है। नव पाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण किया जाता था, अलंकरण यानी इन पर सजावट किया जाता था, कई तरह के चित्र बनाए जाते थे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, जिसके लिए कपड़े बुनने के लिए लोगों के धागे की आवश्यकता हुई और धागे बनाने के लिए लोगों को कपास की आवश्यकता हुई। लोग कपास के पौधों को उगाना शुरू कर दिए थे। आइए रीति रिवाज के बारे में देखते हैं। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, इनमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहते हैं। आइए देखते हैं जनजाति क्या होता है। तो प्राय जनजाति वे लोग होते हैं जो छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवार जो समूह मिलाकर यानी एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। जनजाति के सदस्य जो शिकार करना, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ना और आदि ऐसे काम करते हैं।
इसमें ज़मीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने, उन्हें उगाने, काटने, पशुपालन करने, उनका दूध निकालने और उनकी सफाई करने तथा कपड़े बुनने, टोकरियाँ बनाने आदि काम करते हैं। सजाने, नाच गाना आदि चीज़ें उनमें शामिल हैं उनके रीति रिवाजों में। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है, वे अनुभवी होते हैं। वृद्ध व्यक्ति हो सकते हैं, नौजवान योद्धा हो सकता है या फिर पुरोहित हो सकता है। वयस्क महिलाओं को भी यहाँ उनके अनुभव के आधार पर उन्हें स्थान दिया जाता था। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ तथा चित्रकारी शामिल हैं। जनजातियों के अपने अलग अलग देवी देवता हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, यानी हम कुछ स्थानों के बारे में देखते हैं। जैसे मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु कैसा था, मेहरगढ़ में लोग कैसे रहते थे। तो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल है। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी ज़्यादा मिली हैं। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियाँ मिली हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। दोस्तों, स्तर का मतलब होता है एक के ऊपर एक, यानी सबसे पहले जंगली जानवरों की हड्डियाँ, सबसे पहले जंगली जानवर थे, वे मरे तो उनके ऊपर भेड़ बकरियाँ लोग पालना शुरू किए तो उनकी हड्डियाँ उसके ऊपर जमना शुरू हो गई। फिर मवेशी पालना लोग शुरू कर दिए, उसके ऊपर हड्डियाँ जमना शुरू हो। उसके बाद और जानवर आने लगे, धीरे धीरे जो मरते गए जुड़ते गए। उसे स्तर मतलब एक के ऊपर एक जो जुड़ते गए वह स्तर होता है। और देखते हैं मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। आइए देखते हैं गांव क्या होता है। गांव की यह विशेषता है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि वहाँ इंडस्ट्री यानी औद्योगिकरण बहुत कम होता है। वहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा कृषि में जुड़े होते हैं। पहले और बाद के स्तर, आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। यानी एक स्थान पर जहाँ हम रहेंगे, अपना घर जिस स्थान पर घर रहता है, हम नया घर जब बनाते हैं तो पुराने घर को तोड़कर उसी स्थान पर बिछा देते हैं, वहीं पर छोड़ देते हैं। उसी पर हम नया घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी वहीं जमा हो जाते हैं, घरों के आसपास या घरों के नीचे दब जाते हैं। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊँची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। यानी धीरे धीरे जुड़ते हुए जो पुराने घर एक दूसरे पर जुड़ते जाते हैं और ऊंचा हो जाता है, तो उसी ऊंचे स्थान को टीला कहा जाता है। इसलिए जब टीलों की खुदाई की जाती है, यानी उस स्थान की खुदाई करते हैं, तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर यानी उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है बाद की युगों का यानी बाद के समय का होता है। यही ऊपरी तथा निचली तहें आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती हैं। कब्र के बारे में देखते हैं तो कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिले हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। अब आइए देखते हैं दाओजली हेडिंग। तो दाओजली हेडिंग जो है पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है, यानी ये ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी की पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। खरल एक उपकरण यानी पत्थर से बना औजार उपकरण होता है, जिसमें मसाले कूटने आदि सब कूटने के काम में आता है। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से काष्ठास में यानी अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई, दबकर प्रेशर से पत्थर बन चुकी के औजार मिले और बर्तन भी मिले हैं। अन्यत्र यानी कुछ और भी देख लेते हैं। तो नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। कौड़ियाँ दोस्तों आपने देखा होगा, जो पहले छोटे होते थे तो हम खेलने के उपयोग में लाते थे। और चकमक पत्थर अगर एक दूसरे में टक्कर करते उससे आग निकलता है। चकमक पत्थर इस तरह का होता है। उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। दोस्तों, तीसरा चैप्टर यहीं समाप्त होता है और अगला चैप्टर अगले वीडियो में लेकर आएंगे। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।